हम लोग सेल देख रहे हैं, तो सेल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल और उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन जो था उसका प्रोसेस वगैरह, तो उसका 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो पहले उसे देख लें, उसके बाद फिर इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग ऑर्गेनल्स वगैरह देखने वाले हैं। ऑर्गेनल्स में पहला है न्यूक्लियस। वैसे अगर एक सेल का स्ट्रक्चर इमेजिन कर लें कुछ ऐसा, उसमें एक सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोलस और फिर क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये हो गया अगर सेल, ठीक है। तो सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी, और ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये फिर क्रोमेटिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे वैसे एक और चीज़ कि सेल जो है सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये लगभग हर सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट एरिथ्रोसाइट, यानी हम लोग जिसको आरबीसीज कहते हैं, ठीक है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है ना, ये न्यूक्लियस ये क्या होता है, ये होता है एब्सेंट, ये एब्सेंट होता है आरबीसी में। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब आते हैं न्यूक्लियस पे कि क्या स्केलेटल मसल्स एंड सम अदर सेल कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई। बेसिकली क्या है कि वैसे तो जनरली जब हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी पर्पस के लिए ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब सेल का फॉर एग्जांपल मैंने भी जैसे डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे क्या है कि एक अगर सेल बना रहे तो उसमें एक न्यूक्लियस, तो क्या होता है कई ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, जैसे हो गया स्केलेटल मसल्स हो गया, उसके बाद फिर लिवर के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियाई, यानी ये न्यूक्लिया जो है प्लूरल, ध्यान रहे इस बात का। स्केलेटल मसल्स और अदर सेल्स में जो होते हैं एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। द न्यूक्लियस कंटेंट बॉडीज जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको लोग डीएनए कहते हैं, दिस डायरेक्ट्स और इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। क्या है कि न्यूक्लियस में अब किसी भी हम लोग छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे है ना कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बारे में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि उसको ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए, और वो क्या होता है वहाँ पे भी जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसको एक तरह से रेगुलेट या फिर एक तरह से डायरेक्ट करता है कौन, ये डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल बहुत सारी चीज़ें, जब हम लोग थोड़ा सा जेनेटिक्स को थोड़ा सा जब डीपली स्टडी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि डीएनए का जो रोल होता है वो काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। कि वहाँ पे अलग अलग उसके वजह से, उस डीएनए की वजह से, उस जेनेटिक मटेरियल की वजह से एक ह्यूमन का एक्सटर्नल फीचर, उसका मेंटल एबिलिटी से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है, ये सिर्फ डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल की वजह से, ठीक है। तो इसको ये प्रेजेंट होता है कहाँ, न्यूक्लियस में। क्या है, इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल डीएनए इज प्रेजेंट इन द फाइन नेटवर्क of thread called chromatin, but when cell prepare to divide, chromatin forms distinct structure called chromosome। होता क्या है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रेजेंट होता है, नॉन डिवाइड डीएनए जो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, यानी जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो नेटवर्क के फॉर्म में क्रोमेटिन, यानी अब हम देखें ना कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये कब प्रेजेंट होता है यहाँ पे ना कि नॉन डिवाइडिंग सेल में, जब सेल का डिवीजन नहीं होने वाला था, जो सेल डिवाइड नहीं करने वाला था, तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। लेकिन क्या होता है कि जब सेल जो होता है डिवाइड करने वाला होता है, सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, क्या है, सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, जब सेल क्या होता है डिवाइड होने वाला होता है ना, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो वो जो है क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने लगता है, उसका लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन, ये उसका, तो ये क्रोमोसोम का कुछ लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर होने लगता है वो। तो फिर वो क्या है, सेल डिवीजन, जब लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि क्रोमोसोम फिर कैसे डिवाइड होता है, दो सेपरेट स्पिंडल फाइबर्स, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देखते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बार ये रिपीट होता है। तो मतलब क्या है इस पावर हाउस ऑफ द सेल का? बेसिकली क्या है कि सेल की भी जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली सेल में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है मेजॉरिटी, वो क्या होता है, एनर्जी जो होता है ना
सेल की एनर्जी करेंसी अगर हम लोग वो बात करें तो एटीपी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या होता है, वो प्रोड्यूस जो होता है ना, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पावर यहीं से मिलता है, ठीक है। अब मेम्ब्रेनस, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दैट कह सकते हैं। क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा है, तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। दे आर सेंट्रल टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, ये बोले ना कि एटीपी का भी प्रोडक्शन होता है। होता क्या है कि उसमें सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, या फिर डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया में जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि उसमें प्रोसेसेस होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो एकदम लास्ट स्टेज होता है, वहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन याद रहे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज द मोस्ट एफिशिएंट इन द फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। सेम चीज कि यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मोस्ट एक्टिव सेल टाइप्स हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उतना ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए है लीवर, मसल एंड स्पर्मेटोजोआ। लीवर में भी बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, इसलिए लीवर, मसल्स कितना स्ट्रेंथ, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इसमें भी एनर्जी रिक्वायरमेंट। स्पर्मेटोजोआ में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसे भी तो मूव करना होता है, इसके टेल्स को चलाने होते थे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। यानी ये जितने भी सेल्स है क्या है, मोस्ट एक्टिव है। मोस्ट एक्टिव यानी क्या है कि ज़्यादा एक्टिव होगा तो क्या है, एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है ना वो ज़्यादा होगा। अब एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होगा। यानी किसी और सेल के कंपैरिजन में इन जितने ज़्यादा एक्टिव सेल्स होंगे उसमें उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा। ओके, अब हम लोग ऑर्गेनेल्स में देखने वाले हैं राइबोसोम। ये क्या है, दीज आर टाइनी ग्रेन्यूल्स कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। बेसिकली सेल का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखे तो उसमें छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर देखे थे, तो बेसिकली यही क्या थे, राइबोसोम। ये बने होते हैं किन चीज़ों से, आरएनए से और प्रोटीन से। क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स फ्रॉम एमिनो एसिड यूजिंग आरएनए एज द टेम्पलेट। अब क्या है, कहने का मतलब राइबोसोम जो आरएनए और प्रोटीन से बना है, ये काम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। किन चीज़ों से, फ्रॉम एमिनो एसिड्स, ये ना एमिनो एसिड। बेसिकली जिन्हें नहीं पता हो बता दे कि प्रोटीन अगर बोले कहीं पे ना कि प्रोटीन लिखा हुआ है, तो प्रोटीन अपने आप में क्या है कि वो स्मॉलेस्ट कुछ यूनिट से बना है, और उस यूनिट क्या है कि एमिनो एसिड। वो कुछ ऐसे होता है कि मान लीजिए एक एमिनो एसिड, 2, 3, 4। अब ये कुछ एमिनो एसिड्स होंगे जो एक साथ अरेंज होंगे एक चेन में, तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी स्मॉल प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो ये अब क्या है, राइबोसोम काम क्या करता है, प्रोटीन बनाने काम करता है, और उसमें क्या है, यूज करता है आरएनए को एज अ टेम्पलेट। होता क्या है कि टेम्पलेट ऐसे समझिए कि किसी चीज़ को बनाने के लिए होता नहीं, किसी चीज़ को बनाने के लिए उसका फ्रेम चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक फ्रेम होगा। तो आरएनए ऐसा टेम्पलेट बनाएगा। अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल हम लोग को प्रोटीन ए का रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं ए नाम का कोई प्रोटीन है, और उसका रिक्वायरमेंट ये है कि उस प्रोटीन में अरेंजमेंट एमिनो एसिड का होना चाहिए कि ए, वी, एम, ए, ऐसा कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। ये मान लीजिए ए नाम का कोई एमिनो एसिड है, वी नाम का, एम, ए, इन सारे 4 एमिनो एसिड्स हैं, और इसका अरेंजमेंट ऐसा ही होने चाहिए। तो आरएनए क्या करेगा, ऐसा टेम्पलेट बनाएगा जिसमें ये अरेंजमेंट कुछ ऐसे ही होगा, ए, वी, एम, ए, वी, एम, ए। तो अब ये ऐसा स्ट्रक्चर एमिनो एसिड का हो गया, एक साथ आ गया, तो अब ये बन गया ए नाम का कोई प्रोटीन है, वो बन गया, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, आरएनए जो है एज अ टेम्पलेट काम किया, यानी कि रिक्वायर्ड जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन का रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर होगा, यानी वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड जिस सीक्वेंस में चाहिए वो सीक्वेंस में लाने का काम ये करेगा आरएनए,
ठीक है। व्हेन प्रेजेंट इन फ्री यूनिट्स और इन स्मॉल क्लस्टर्स इन द साइटोप्लाज्म द राइबोसोम्स मेक प्रोटीन फॉर यूज विद इन द सेल। These includes enzymes required for the metabolism। अब आगे क्या है कि राइबोसोम जो है वो अगर स्मॉल क्लस्टर में प्रेजेंट है, वो स्मॉल क्लस्टर में प्रेजेंट है यानी छोटे अमाउंट में, अगर कहीं सेल में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो वो पहले देख ली कि प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो वो जो प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन बनाएगा किसके लिए? यूज होगा विद इन द सेल के इंटरनल यूज के लिए ही वो प्रोटीन बनेगा। यानी जो स्मॉल क्लस्टर वाले राइबोसोम्स होंगे जो ऐसे साइटोप्लाज्म में कहीं भी होंगे, तो वो जो प्रोटीन बनाएंगे ना तो वो विद इन द सेल के लिए बनाएंगे, विद इन द सेल। यानी सेल का अपना इंटरनल यूज होगा ना। सेल के एक मान ले कि एक सेल है और उसमें यहाँ पे कहीं पे राइबोसोम ऐसे प्रेजेंट है, स्मॉल क्लस्टर में प्रेजेंट है, तो ये जो प्रोटीन बनाएगा वो सेल के इंटरनल यूज के लिए प्रोटीन बनाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, ये इंटरनल यूज वाला प्रोटीन क्या हो सकता है? एंजाइम्स हो सकता है। हम लोग पहले ही देखें कि जैसे था ना कि जब हम लोग प्रोटीन की बात कर रहे थे तो फिर हम बताए थे कि प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोटीन, तो फंक्शनल प्रोटीन में जब बताए थे कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस एक्सेप्ट राइबोसोम, तो वहाँ पे क्या है कि एंजाइम्स ये अब क्या है बॉडी में सेल में मेटाबॉलिज्म के लिए क्या है, सेल में मेटाबॉलिज्म के लिए ये रिक्वायर्ड है ना। तो मेटाबॉलिज्म जो एंजाइम करवाएगा वो एंजाइम ये राइबोसोम यही बनाएगा, ठीक है। और भी अगर कोई प्रोटीन का जो इंटरनल यूज के लिए रिक्वायरमेंट होगा तो वो स्मॉल क्लस्टर वाले राइबोसोम्स बनाएंगे, ठीक है। राइबोसोम्स आर फाउंड इन द आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप and rough endoplasmic reticulum where they manufacture protein for export of the cell। अगर हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा देखे थे ना कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा था और उसमें ये डॉट 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 लगा हुआ था, तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये यहाँ ऐसे कंडीशन वाले जो राइबोसोम्स होंगे जो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक यानी रफ इंडोप्लाज्मिक से अटैच हो गए, तो ये जो प्रोटीन बनाएगा ये बनाएगा किस पर्पस के लिए? एक्सपोर्ट। कहाँ से करेगा? फ्रॉम द सेल। यानी सेल से बाहर का जो प्रोटीन का एक्सपोर्ट होगा, सेल से बाहर अगर कहीं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो सेल होगा यानी राइबोसोम होगा वो बनाएगा और वो एक्सपोर्ट करेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में हम लोग ईआर बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस लिपिड्स and steroid hormones also associated with detoxification of some drugs। बेसिकली अगर हमसे कोई पूछे कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 फंक्शंस बताओ, सिंथेसिस क्या क्या करता है? पहला लिपिड, दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन्स और तीसरा क्या है, कभी कभी ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में भी इन्वॉल्व होता है। यानी एक लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस और तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ये करवाता है। Some of the lipids are used to replace and repair plasma membrane and membrane of ऑर्गेनेल्स। होता क्या है कि जैसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी किए तो उसमें देखे थे ना कि लिपिड है यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर था वो, तो लिपिड जो प्रेजेंट रहता है। अब कहने का मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी सेल का तो डैमेज भी तो होगा और उसमें रिपेयर वर्क भी चाहिए। तो क्या है कि यहाँ से जो लिपिड बनेगा वो लिपिड यहाँ पे डैमेज जो होगा उसमें रिपेयर वर्क के लिए और रिप्लेस वर्क के लिए, यानी किसी चीज़ को अगर रिप्लेस करना है तो वो और रिपेयर वर्क, तो ये सारी चीज़ों में जो लिपिड इन्वॉल्व होगा वो भी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सिंथेसाइज करेगा। अगला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या स्टार्ट? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट विद द राइबोसोम्स। दीज आर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स some of which are exported from the cells, that is enzymes and hormones that leave the parent cell by exocytosis। हम लोग अभी थोड़ी देर पढ़े कि जब हम लोग राइबोसोम की बात कर रहे थे तो उसमें था ना कि राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा तो वो जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा वो सेल के बाहर एक्सपोर्ट होगा। तो ये वही चीज़ें कि क्या है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम के साथ अटैच होगा। हम लोग फिर से याद करें कि सेल का जब हम लोग डायग्राम देखे थे तो न्यूक्लियस था, उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक और रफ इंडोप्लाज्मिक दोनों था, है ना, कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे जो था राइबोसोम अटैच था और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडिपेंडेंटली था, यानी इसमें राइबोसोम अटैच नहीं था, ठीक है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा वो क्या होगा? बेसिकली वो भी हार्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी, तो वो जो है पेरेंट सेल को
लीव करेंगे, यानी पेरेंट सेल से वो बाहर एक्सपोर्ट होंगे। हार्मोन से, जाहिर सी बात है, हार्मोन जब हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में, तो उसमें होगा ना कि हार्मोन जब रिलीज होगा तो अलग जहाँ से रिलीज होगा फिर वो दूसरे सेल पे जा करके उस पर एक्ट करेगा, फिर वहाँ पे उसका रिसेप्टर बाइंड होगा, तो फिर वो सारी चीज़ को रिलीज होकर के दूसरे सेल पे जाना है, यानी वो बना ही है कहीं और काम करने के लिए ना। तो एक्सोसाइटोसिस यानी एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है कि सेल से बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, रिलीज होती है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस का नाम है, ठीक है। और ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा वो बाहर जाके एक्सपोर्ट होगा। ओके, अब है गोल्जी एपरेटस। बेसिकली कहीं पे क्या, गोल्जी एपरेटस लिखा हो या कहीं पे गोल्जी बॉडी लिखा हो, ठीक है, कहीं पे गोल्जी बॉडी अगर लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम लोग देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ये सारे जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है। Into membrane bound vesicle, the vesicles are stored when needed. They are moved to the plasma membrane and fuse with it and expelling the contents from the cell. This process is called exocytosis. मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो बाहर जो प्रोटीन एक्सपोर्ट होगा विद द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, वो बाहर भेजने का जो प्रोसेस था उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। बेसिकली क्या है कि जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें गोल्जी बॉडी था, है ना। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जो प्रोटीन बन रहा है उसको क्या करता है, पैकेजिंग करता है। जैसे अगर हम लोग जैसे एक शहर से हम लोग दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं, ना, पैकर्स और मूवर्स वाले बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो आपके सामान को पैक करके दूसरे शहर में पहुंचाते हैं। गोल्जी बॉडी भी वही पैकर्स एंड मूवर्स वाला काम करता है। ये क्या करता है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो उसको क्या करता है, पैक करता है। जैसे पैक हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि एक सेल है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो हुआ उसको क्या करता है, एक वेसाइकल में इसको मान लेते हैं कि ये प्रोटीन चेन्स हैं, ओके, ये प्रोटीन चेन है, ये वेसाइकल में हो गया। अब क्या करता है, जब इसको रिक्वायर्ड होगा कि बाहर भेजना है, वैसे तो ये नॉर्मली स्टोर रहेगा, पर जब इसको रिक्वायर्ड होगा कि बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो वो होता क्या है कि ये प्रोटीन का जो वेसाइकल है ये जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और यहाँ पे हो जाता है फ्यूज़, ठीक है। यहाँ पे फ्यूज होने के बाद एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से, यानी इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है, यानी प्रोटीन का जो चेन है ना, प्रोटीन का चेन है, तो ये यहाँ से एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या होता है कि रिलीज हो जाता है, यानी ये प्रोटीन कंटेंट अब बाहर रिलीज हो गया। और यही वेसाइकल बनाने, यही पैकेजिंग का काम जो है ये गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी करता है। और ये प्रोसेस को जो बाहर रिलीज होने वाला प्रोसेस है उसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ fragments of organelles and large molecules, example RNA, DNA, carbohydrate, proteins inside the cell into smaller particles that are either recycled or exported from the cell as waste material. लाइसोसोम क्या करता है कि जो भी सेल में ऐसी चीज़ें जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको या तो वो डाइजेस्ट कर देता है, नहीं तो स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देता है और उसको सेल से बाहर एक्सपोर्ट करवा देता है। उस क्या किन किन चीज़ों को करवाता है, वो आरएनए करवाता है, डीएनए का करवाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो सेल में प्रेजेंट है। अब उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको या तो उसको ब्रेक डाउन करवाता है, या तो ब्रेक डाउन करवाएगा इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और स्मॉलर पार्टिकल्स को फिर एज अ वेस्ट बाहर रिलीज करवा देगा, नहीं तो फिर क्या है अंदर में वो उस चीज़ को डाइजेस्ट कर देता है। साइटोस्केलेटन ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टाइनी प्रोटीन फाइबर्स। बेसिकली इसमें टाइनी प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो काम क्या करते हैं, प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट सिस्टम फॉर द सेल। सेल के इंटरनली सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अराउंड द सेल इंटीरियर। क्या होता है कि यहाँ पे जो मूवमेंट होते हैं, सेल के अंदर भी तो बहुत सारे सब्सटेंसेस होंगे, उनके भी तो मूवमेंट होंगे, सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स के अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस मूवमेंट को जो है, उस मूवमेंट को प्रोवाइड करने के लिए या फिर एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जो ये साइटोस्केलेटन काम करता है। इसमें दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, दीज आर टाइनी फाइबर्स, फिलामेंटस ही होता है, मेड ऑफ एक्टिन, आर एंकर्ड टू द इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड गिव cell support and shape. Actin is also involved in the contractile process of muscle cells.
ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स क्या है कि ये जो होता है सेल के में ये एक्टिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है या एक्टिन से बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और सेल को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। और एक्टिन ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस ऑफ द मसल सेल जब लोग स्केलेटल मसल्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसमें एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट्स होते हैं, उसमें फिर एटीपी। तो वहाँ पे वो जो एक्टिन है ये यही है, ठीक है। वो एक्टिन यहाँ पे यानी वो शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है, और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है, दीज आर लार्ज rigid proteins that give cell mechanical support and provide guidance tracking for internal movements. Example ऑर्गेनल्स के मूवमेंट या क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, या सेल डिवीजन का जब मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या होते हैं रिजिड प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अभी देखे थे ना कि यहाँ पे इंटरनल मूवमेंट हो रहा था, टाइनिन सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे जो मटेरियल्स का मूवमेंट हो रहा था बेसिकली यहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है। सपोर्ट प्रोवाइड एंड गाइडेंस ट्रैकिंग इंटरनल मूवमेंट, देख रहे हैं ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। और फिर क्या है कि ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, रिजिड सपोर्ट, इन रिजिड प्रोटीन्स होते हैं जो फिर एक्चुअली सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर्स यानी 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने सेल को कंप्लीट किया। अब आप कोई भी बुक अगर रेफरेंस के लिए उठाते हैं या फिर देखते हैं तो वो देखने में और उस चीज़ को समझने में काफ़ी आसानी होगी। और रही बात कुछ लोगों का ये डाउट हो रहा था कि ये इसके नोट्स कैसे अवेलेबल होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहें। बहुत ही जल्द हम नोट्स का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम इन्फॉर्म कर देंगे कि आप लोगों को नोट्स कैसे अवेलेबल होगा, कि कुछ इशूज़ हो रहे हैं उसको सॉल्व करके फिर हम आपको बताते हैं। और इसके बाद हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीज़न स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी डाउट हो या फिर जो भी आपके ओपिनियन, थॉट्स, फीडबैक, सारी चीज़ें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।